नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बेहतरीन सब्जेक्ट के बेहतरीन जो है आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त वाले सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस पर, जो कि 2000 परीक्षा के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करेंगे प्रत्येक जो पिछले हमने मॉडल पेपर डिस्कस किए हैं उन्हीं की तरह आज भी हम मात्र 15 प्रश्नों पर बात करेंगे और ऐसे 15 प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं भी पढ़ा है तो भी यदि आपने इन 15 प्रश्नों की तैयारी कर ली तो समझ लीजिए कि पूरे सब्जेक्ट का ज्ञान आपके पास में है और बेहतर तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आगे बढ़ूं उससे पहले जो भी नए छात्र हैं जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं, जो हमसे परिचित नहीं है या इस प्लेटफॉर्म से परिचित नहीं है, उनको मैं बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट चल रहा है दोस्तों, सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं बल्कि मॉडल पेपर ही नहीं बल्कि इसकी डिटेल क्लासेस भी हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर चलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। आप ये टाइटल में देख सकते हैं, माय फ्री कोर्सेस ऑन यूट्यूब पर जो मेरे फ्री कोर्सेस हैं उनकी काफी लंबी लिस्ट है जिन्हें आप देख पा रहे हैं। जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आराम से इनको पढ़ते रहिएगा। ये सारे सब्जेक्ट में इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट और नोट्स के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। कोई चार्जेस नहीं देना है, ना लेक्चर के और ना ही नोट्स के। तो ये सारे सब्जेक्ट, और यदि आप बीए कर रहे हैं, यदि आप बीए, बीकॉम और बीएससी के भी छात्र हैं, बीएससी के भी छात्र हैं, तो भी आप फाउंडेशन कोर्स यहां से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बीए वाले स्टूडेंट हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, सारे सब्जेक्ट आप लोगों के लिए है। सभी में ऑलमोस्ट लगभग बीए के सभी सब्जेक्ट में यहां पर कवर करवा रहा हूं आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का जो है सेशन। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, दीर्घ प्रकृति के प्रश्न होंगे, 15 प्रश्न, और ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें से एक भी प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते हो। अच्छा हाँ, जिन्होंने इसका ओल्ड मॉडल पेपर देखा होगा 2023 वाला, उसमें मात्र 5 या 6 क्वेश्चन चेंज है, बाकी सेम वही मॉडल पेपर है। मैं अभी स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, 5-6 क्वेश्चन नए हैं जो मैंने इस बार अलग से ऐड किए हैं, लेकिन है 15 ही क्वेश्चन। डोंट वरी, 15 ही प्रश्न मात्र हैं। पिछले साल का रिजल्ट भी आप उठा करके देख लीजिए या जो हमारा पिछला मॉडल पेपर है उसकी कमेंट पढ़ लीजिए, वहां से आपको पता चलेगा कि कितना वैल्यूएबल ये मॉडल पेपर रहता है हमारे ये जितने भी सब्जेक्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। आइए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा आपका कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा की परिभाषा दीजिए और मुद्रा के कार्यों की विवेचना कीजिए। ध्यान से सुनना, एक एक टर्म को मैं ध्यान से बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। टर्म पर फोकस करना है, प्रश्न पर नहीं, क्योंकि प्रश्न की भाषा चेंज हो जाती है एग्जाम में। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो उसकी भाषा अलग होती है, ठीक है ना। तो अगर यदि आप शुरू से ही टर्म पर फोकस करेंगे तो कोई चाहे वो प्रश्न को कैसे भी घुमा कर देगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और क्योंकि मैक्सिमम हमारी समस्या क्या होती है कि हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्रश्न की टर्म पर फोकस करना है कि आपसे पूछा एक्चुअल में क्या जा रहा है। तो यहां पर पहले वाले प्रश्न में एक मुद्रा की परिभाषा पूछी गई है और आगे पूछा गया है मुद्रा के कार्यों के बारे में, ठीक है ना, जो कि आपके सिलेबस का पहला ही क्वेश्चन है, पहले ही टॉपिक का पहला ही क्वेश्चन है। इसके अलावा अथवा में मुद्रा के प्रमुख एवं सहायक कार्यों को बताइए। तो मुद्रा के प्रमुख और सहायक कार्य, 2 प्रकार के कार्य होंगे, सहायक कार्य और प्रमुख कार्य, उन दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताना है यहां पर। इसके अलावा अथवा में मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करे, मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करे, प्रस्तुत कथन की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अब आपको यहां पर मुद्रा की व्याख्या करनी है। देखिए पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या पूछा जा रहा है, मुद्रा की व्याख्या पूछी गई आप लोगों से। इसके बाद में यहां पर इसकी आलोचना भी, इस व्याख्या की आलोचना पूछी गई है, क्लियर है। और मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा के कार्य, तो ये कुल मिलाकर के इस प्रश्न में आपसे 4 टर्म पूछी गई है और इन्हीं चारों टर्म की तैयारी आपको अपनी पुस्तक से या हमारे लेक्चर्स में जो अभी तक हमने पढ़ाया है उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। इस पर मैक्सिमम क्लासेस हो चुकी है, लगभग आई थिंक कि लास्ट के 1-2 लेक्चर बचे होंगे, मुश्किल से वो भी कंप्लीट हो चुका है। ये वाला सिलेबस पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है लिंक डाल देंगे, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के सेकेंड ईयर के नाम से, बीए सेकेंड ईयर के नाम से जो है ये सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको डिटेल में, यदि पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो। चलिए अगला प्रश्न है मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा का वर्गीकरण कीजिए या फिर अथवा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। वास्तविक मुद्रा में हिसाब की मुद्रा, वास्तविक मुद्रा में हिसाब की मुद्रा, या विधिग्राम्य मुद्रा एवं ऐच्छिक मुद्रा, वहीं धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा।
अथवा में है प्रश्न कि मुद्रा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब देखिए प्रश्न एक ही है, अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। पहले बोलता है कि मुद्रा का वर्गीकरण कीजिए। मुद्रा का जब आप वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण दैट मीन्स कि उसके विभिन्न प्रकारों को बताएंगे, ठीक है ना। प्रकारों में ये आप वास्तविक मुद्रा, हिसाब की मुद्रा, विधिग्राम्य मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, अगर इन 6 मुद्राओं के बारे में भी यदि आप वर्णन कर देते हैं अपनी आंसर शीट में तो भी आपका सफिशिएंट आंसर राइटिंग हो जाती है। आपकी जो है आंसर में जितने वर्ड पूछे गए उसकी पूर्ति हो जाएगी कुल मिलाकर के, ठीक है ना। तो प्रश्न एक ही है, वर्गीकरण के रूप में भी पूछा सकता है, टिप्पणी के रूप में भी पूछ सकता है, या उसके विभिन्न प्रकार भी पूछ सकता है। बात समझ आ रही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज समीकरण का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। किसका पूछा गया है? मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज समीकरण के बारे में पूछा गया है। कैम्ब्रिज समीकरण किसका समीकरण? मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का। इसका आलोचनात्मक व्याख्या, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। अथवा में है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के नगद शेष दृष्टिकोण की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को आपको कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीट पढ़ना है पूरा, इसका कोई सा भी पक्ष आपको छोड़ना नहीं है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में देखिए रटना जैसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ पढ़िए उसको अच्छे से। यदि आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काम बेहतर तरीके से बन जाएगा। क्लियर है। अथवा में है मार्शल, पीगू, किन्स तथा रॉबर्टसन के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के समीकरणों की व्याख्या कीजिए। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के समीकरण कौन कौन से हैं उनकी व्याख्या आपको करनी है। बात समझ आ रही? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है मुद्रा की पूर्ति से क्या आशय है? भारत में मुद्रा पूर्ति की माप संबंधी आंकड़े किस प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। अच्छा, इन प्रश्नों के उत्तर कैसे निकालना है ये भी मैं आप लोगों को सेशन के लास्ट में बताने वाला हूं। बस ध्यान से अभी सिर्फ प्रश्नों को हम एनालाइज कर रहे हैं। इन प्रश्नों को एनालाइज करते समझते हुए चलिएगा कौन कौन सी टर्म कहां कहां पर पूछी जा रही है। इसी बहाने से इन प्रश्नों को ठीक से हम समझ भी लेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा स्टॉक की माप कैसे की जाती है? मुद्रा स्टॉक की माप कैसे की जाती है कि कितनी मुद्रा है अभी शेष? मुद्रा का स्टॉक पता करने के लिए कैसे माप की जाती है? मुद्रा पूर्ति के निर्धारक तत्वों का विवेचन कीजिए। निर्धारक तत्व पूछा गया है मुद्रा पूर्ति के ना, मुद्रा पूर्ति के विभिन्न जो निर्धारक तत्व है उनकी विवेचना करना है। तो प्रश्न ऑलमोस्ट सेम ही है। मुद्रा पूर्ति के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट ये सभी जो है आपसे टर्म पूछी जा रही है, माप संबंधी आंकड़े, मुद्रा की माप संबंधी आंकड़े, स्टॉक के माप संबंधी आंकड़े या इसके निर्धारक तत्व, ये सभी इसकी व्याख्या में आप पढ़ लोगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है व्यापारिक बैंकों से क्या तात्पर्य है? अब इसमें एक थोड़ा सा ना देखिए बताने, क्योंकि देखिए लगभग 150 से 200 प्रश्न होते हैं, उनमें से 15 प्रश्न निकाल करके लाना आप समझते हैं कितना डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो उनमें से 15 प्रश्न निकाल करके लाना, उसमें से अब थोड़ा कभी कभी अफसोस हमको भी होता है कोई ऐसा प्रश्न भी छूट जाता है जो बहुत प्यारा लग रहा हो और बिल्कुल संभावना है उसके आने की, लेकिन फिर भी उसको ले नहीं सकते क्योंकि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है सामने रखा हुआ है तो उसको ही लेना पड़ता है। अब यहां पर मेरा अभी तक दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा है जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। कौन सा था? बैंक क्या होती है? बैंक क्या, बैंक से क्या तात्पर्य? क्या हो रहा आज? इसको हटाइए, चलिए आगे लिख देता हूं मैं। बैंक से क्या तात्पर्य है? खाली इतना सा प्रश्न, खाली इतना सा प्रश्न, बैंक से क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न को ये प्रश्न जो है ना आपकी व्यापारिक बैंक जो है उससे पहले मिलेगा। तो जैसे आपकी बैंकिंग वाली यूनिट स्टार्ट होगी ना तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही होगा कि बैंक क्या होती है या बैंकिंग से क्या तात्पर्य है। तो उस प्रश्न को लगभग 4 से 5 बार सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में व्यापारिक बैंकों पर आपको आना है। तो व्यापारिक बैंक क्या होती है, इसके बाद में इसकी संरचना कैसे होती है, संरचना का वर्णन करना है। क्लियर है। अथवा में पूछा जा सकता है कि भारत में व्यापारिक वाणिज्यिक बैंकों बैंकिंग प्रणाली के ढांचे को विस्तार समझाइए। सेम प्रश्न, कोई चेंजेस नहीं है कि जो वाणिज्यिक बैंकें होती है, व्यापारिक बैंकें होती हैं, उनका बैंकिंग उसकी प्रणाली कैसी होती है, उसकी प्रणाली की का ढांचा कैसा होता है। तो कुल मिलाकर के संरचना प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है।
जो कि पहले प्रश्न में ही हो गया कि व्यापारिक बैंक क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण किस प्रकार होता है। व्यापारिक बैंकें जो है ये साख का निर्माण कैसे करती है। तो ये प्रश्न कई प्रकार से घुमा फिरा कर पूछ सकता है ना, कि क्या व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का निर्माण किया जाता है, समझाइए। या साख का निर्माण किन बैंकों के माध्यम से किया जाता है, किन बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो सिंपल से कहानी, व्यापारिक बैंकें ही साख का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो साख का निर्माण की सीमाएं क्या है, किस सीमा तक, किस हद तक जो है ये साख का निर्माण कर सकती है। अथवा में पूछ सकता है कि बैंक केवल द्रव्य जुटाने वाली संस्थाएं ही नहीं है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न घुमा के दिया उसने, कि जो बैंक होती है ये सिर्फ द्रव्य अर्थात की पैसा जुटाने वाली, लेने वाली ही संस्थाएं नहीं होती है, बल्कि वे ये द्रव्य का सृजनकर्ता भी होती है। द्रव्य अर्थात की पैसे का सृजनकर्ता अर्थात की साख का निर्माण करने वाली संस्थाएं भी होती है। इस कथन की व्याख्या कीजिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। अथवा में व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। भाई व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का निर्माण कैसे किया जाता है, वो पूरी प्रक्रिया आपको यहां बतानी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कंटेंट भर भर के मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं, है ना। देखिए यार, आंसर की टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा संघर्ष आपको, मैं चाहूं ना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले क्वेश्चन दे दूं, इसके आंसर भी मैं आपको दे दूं। सेशन जरूर से ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक तरह से मास्टर क्लासेस बन जाएगी और हर कोई इस पर फोकस फिर नहीं करेगा। तो इसलिए एक छोटा सा सेशन में आपको देता हूं सिर्फ प्रश्नों का। इसमें प्रश्न आपको यहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना है और इसके आंसर या तो आप अपनी किताब में ढूंढिए या फिर हमने जो क्लासेस ली है उसकी पीडीएफ में देखिए। उसकी पीडीएफ में भी आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे, सभी के आंसर मिल जाएंगे। तो इतना पचना क्यों, जब आप प्रश्न ढूंढेंगे, प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे ना, तो आप जो है पूरी तरह रेडी हो चुके होंगे। प्रश्न से बहुत अच्छे से प्रश्न आपके दिमाग में छप चुके होंगे, कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं। एग्जाम में बैठोगे, प्रश्न पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे खाली बस, और फटाफट आंसर राइटिंग चालू कर दोगे। इतने अच्छे जो है व्यवहारिक बन जाओगे अपने प्रश्नों के, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, संगठन और विभागों पर टिप्पणी लिखिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना के बारे में बताना है, उसके संगठन के बारे में बताना है और इसके विभिन्न विभागों के बारे में। तो संगठन और विभाग एक ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्थापना कब, कैसे, किन उद्देश्यों से की गई, इसके क्या कार्य हो सकते हैं स्थापना के, इसके अलावा इसका संगठन कैसे हुआ है, तो सारी बातें यहां पर आपको बतानी है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य, संगठन एवं विभागों पर आलेख लिखिए। सेम प्रश्न है, कोई डिफिकल्ट नहीं। प्रश्न नंबर 8 है, लोक वित्त एवं निजी वित्त में क्या अंतर है। लोक वित्त क्या होता है और निजी वित्त क्या होता है। इसके अलावा व्यक्तिगत वित्त व्यवस्था से राजकीय वित्त व्यवस्था आय पक्ष तथा व्यय पक्ष दोनों में भिन्न है। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। तो इस आलोचनात्मक व्याख्या मतलब समझ जाइएगा कि लास्ट में वो निष्कर्ष नहीं बल्कि आलोचना मांग रहा है। पहले आलोचना, उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिखना है आपको, है ना। तो इन पॉइंटों को थोड़ा ध्यान से पढ़े, इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निजी, सार्वजनिक और गुण वस्तु का आशय एवं प्रकृति स्पष्ट कीजिए। कौन कौन सी गुण वस्तु, निजी, सार्वजनिक और गुण वस्तु, ये 3 टर्म आपसे पूछी गई है, इनकी व्याख्या करनी है और इन तीनों की प्रकृति आपको बतानी है। अथवा में कुछ शब्दों पर टिप्पणी करने को कहा गया है, निजी वस्तु, गुण वस्तु और सार्वजनिक वस्तुओं पर। तो सेम प्रश्न है भाई, तीनों ही आपको समझानी है, यहाँ पर तीनों ही टर्म देनी है आपको, ठीक है। अथवा में है, निजी, सार्वजनिक एवं गुण वस्तुओं की विवेचना करते हुए उनमें अंतर बताइए। तो तीनों की व्याख्या करनी है, तीनों को बारे में बताना है और फिर आपस में इनमें तीनों में अंतर भी बताना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके कि आप टेबल बना करके इनमें अंतर देते हो या एक व्याख्या के रूप में अंतर बताते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप ठीक से अंतर बता पा रहे हैं, नंबर इस बात के मिलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निजी, सार्वजनिक और गुण वस्तुएं किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। सेम प्रश्न है, कोई डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अधिकतम सामाजिक लाभ कौन सी टर्म है, अधिकतम सामाजिक लाभ। अगला प्रश्न है, अथवा में अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सेम प्रश्न है, ठीक है। अगला है, व्यवहारिक कठिनाई, इसकी कठिनाइयां मतलब समस्याएं भी बतानी है आपको, इस टर्म में समस्याएं भी बतानी है, क्लियर है। और ये आलोचनात्मक जो पक्ष होंगे ना, इन्हीं आलोचनात्मक पक्षों से ही आपको ये इसकी समस्या आता थी, व्यवहारिक कठिनाइयां भी इन्हीं से मिल जाएगी। अथवा में है, राजस्व को अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। किसको, राजस्व को
अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, विवेचना कीजिए। सबके आंसर मिलेंगे, डोंट वरी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने, सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय किसे कहते हैं? सार्वजनिक आय के वर्गीकरण को समझाइए, अथवा में सार्वजनिक आय को समझाते हुए इसके विभिन्न वर्गीकरण को प्रस्तुत कीजिए। एक जैसा ही प्रश्न है, सिर्फ शब्दों का चेंजेस है। प्रश्न नंबर 12 है कराधान, ठीक है ना, टैक्सेशन, करारोपण क्या होता है और करारोपण के उद्देश्य बताइए, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात कि जीएसटी पर एक लेख लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है, घाटे की अर्थव्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन किसे कहते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है, इसके उद्देश्य बताने हैं, अथवा में हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था के विभिन्न प्रभावों को समझाइए। प्रभाव बताने हैं आपको कि हीनार्थ प्रबंधन का क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, या घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, यह समझाना है। अंतिम प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग के गठन एवं कार्यों को बताइए। गठन एवं कार्य किसके? वित्त आयोग के। बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। तो ये 15 प्रश्न हो गए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ने की उम्मीद कर सको, ठीक है। अब लास्ट में मैं आप लोगों को उन दोस्तों के लिए ये गलत छपा हुआ है, बल्कि यहां पर है 10 प्रश्न। 10 प्रश्न है, कौन से? लघुत्तरी प्रकृति के 10 प्रश्न लघुत्तरी प्रकृति के हैं, वो ले लीजिए। और ये उन दोस्तों के लिए है जिनके एग्जाम में अभी कुछ समय है, ताकि आप इन 10 प्रश्नों की ओर तैयारी कर ले। तो अगर देखिए 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न जो मैं अब आपको दे रहा हूं लघु प्रकृति के, यकीन मानिएगा, माने ना माने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम देने के बाद आपको यकीन हो ही जाएगा। बस उसके लिए सिर्फ ये पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और जिस दिन एग्जाम देकर के आओगे ना घर पे, उस दिन अपने क्वेश्चन पेपर और ये मॉडल पेपर के क्वेश्चनों को मैच करके देख लीजिएगा। आपको उसके बाद में ना 100% यकीन हो जाएगा, और आप उसके बाद में सिर्फ मॉडल पेपर ही ढूंढोगे हर सब्जेक्ट के लिए। इसलिए यकीनन बोल रहा हूं कि समय से पहले मैं आप लोगों को जगा रहा हूं, एक बार जाग जाइए दोस्तों मेरे। अगर आपने पढ़ भी लिया ना बहुत अच्छे से, तो भी पूरे सब्जेक्ट को मैंने मात्र इन 15 और 10 प्रश्न, ये इन 25 प्रश्नों में समेट के रख दिया है पूरे सब्जेक्ट को। अगर आप इन 25 प्रश्नों की तैयारी कर लेते हो तो समझ लीजिएगा पूरा सब्जेक्ट आपने बेहतर तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है ना। चलिए, बाकी सब बातें आप समझदार हो यार, सेकेंड ईयर तक आ चुके हो आप लोग, काफी समझदार हो। प्रश्न है पहला, रिजर्व बैंक द्वारा साख का निर्माण, माफ कीजिए साख नियंत्रण। तो आपने व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण तो समझ लिया था, साख का निर्माण कैसे होता है, प्रश्न देखा आपने। तो उस साख के निर्माण को नियंत्रण कौन करेगा? क्योंकि वहां पर भी तो सीमाएं आरोपित की गई है ना, तो वो सीमाएं आरोपित कौन करेगा? आरबीआई करेगी, रिजर्व बैंक करेगी। तो कैसे करेगी वो बताना है पहले प्रश्न में। छोटा सा तथ्य पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निजी और सार्वजनिक वित्त दोनों में समानता बतानी। अब मैंने समानता देखी, दीर्घ प्रकृति में निजी वित्त भी पढ़ा आपने, सार्वजनिक वित्त को भी अच्छे से रेडी कर लिया। उनके बीच में अंतर और समानता है, दोनों पक्ष जो है आप इस प्रश्न के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय के स्रोत कौन कौन से होते हैं? स्रोत, ठीक है, तो उनके स्रोतों के बारे में पढ़ लीजिएगा। और उन स्रोतों में से एक स्रोत आएगा टैक्स। क्या आएगा? टैक्स। सार्वजनिक आय के प्रमुख स्रोत के रूप में कर की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ध्यान से सुनिएगा, सार्वजनिक आय के कुछ स्रोत होते हैं, उन स्रोतों को पढ़ेंगे आप लोग। तो उनमें से एक स्रोत होगा टैक्स, मतलब कर। उस कर के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद में उस कर अर्थात कि टैक्सेशन की विशेषताओं को यहां पर बताना है आपको, ठीक है। अलग से कोई प्रश्न नहीं है, दीर्घ प्रकृति के प्रश्न पढ़ोगे ना, उसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ जाएगा। इसी के साथ में ये प्रश्न भी कवर हो जाएंगे। करारोपण, ये आपने अभी अभी देखा। करारोपण में न्याय की समस्या क्या है? करारोपण में, कराधान में जो टैक्सेशन होता है उसमें न्याय की समस्या के बारे में बात करनी है। करारोपण में न्याय के सिद्धांत को समझाना है। प्रश्न नंबर 5 है करापात अर्थात कि कर भार तथा कराधान में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये बताना है। प्रश्न नंबर 6 निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष और सापेक्ष जो कराधान होते हैं, टैक्सेशन होता है, उसकी क्षमता में क्या अंतर होता है, यह बताना है। प्रश्न नंबर 7 एक अच्छी कर प्रणाली के गुण एवं विशेषताएं बतानी है। तो मैंने गुण लिखा, दोष इसके आप लोग स्वयं जोड़ लीजिएगा, दोष, ठीक है ना, गुण दोष और इसकी विशेषताएं, ठीक। प्रश्न नंबर 8 है
कुछ टिप्पणी करनी है किस पर, हीनार्थ प्रबंधन पर और हीनार्थ प्रबंधन एवं मुद्रा प्रसार पर, हीनार्थ प्रबंधन की सफलता पर और हीनार्थ प्रबंधन एवं मुद्रा प्रसार पर। प्रश्न नंबर 9 है वित्त आयोग के कार्य, आप डिटेल में पढ़ लोगे तो वहीं से इसके ये प्रश्न नंबर 9 भी कवर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 सहायता अनुदान क्या होता है, इसको समझाना है। दैट्स ऑल, ये 10 प्रश्न मात्र, आप इसको और ऐड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, तो वहां से जो है ये पीडीएफ के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को के उत्तरों को अपनी पुस्तक में ढूंढने का प्रयास कीजिए। यदि पुस्तक में नहीं ढूंढना चाहते हो और यदि आप लंबे समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त वाली कंप्लीट लेक्चर्स की सीरीज में वहां पर डाल दूंगा और वहां पर आपको उसके सभी लेक्चरों के डिस्क्रिप्शन में, हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। वहां से उसे डाउनलोड करके और अपने उत्तरों की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हो क्योंकि पढ़ रहे हो, सेकेंड ईयर तक आ चुके हो। आपको आपकी आंसर शीट कैसे तैयार करनी है ये आप सोचिए। मैंने तरीका बता दिया है, या तो आप पुस्तक में ये शब्दावलियों को देखिए क्या पूछा गया है, जैसे कराधान है, करारोपण है तो सिर्फ करारोपण को देखिए क्या है उसके बारे में, क्या क्या मिल रहा है उसको अच्छे से जो है कवर कीजिए। यदि बात की गई है हीनार्थ प्रबंधन की, चाहे फिर वो आगे कोई कॉन्सेप्ट जोड़ दिया जाए, लेकिन हीनार्थ प्रबंधन को कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न सीट जो है इसको सामने रख करके और प्रश्नों को प्रश्न मैच नहीं करना, उसकी जो टर्म पूछी गई है ना उसको मैच करना है। इस तरह से या तो अपनी पुस्तक से कोई टर्म ऐसी जो पुस्तक में नहीं है और जिसे संभवतः मैंने भी कवर न किया हो तो उसे आप गूगल भी कर सकते हो, वहां से भी मिल जाएगी, तो कोई कमी नहीं है। देखिए यार, मैं करूंगा ऐसे ही आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा संघर्ष आप लोग भी कीजिए, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। बाकी मैं आपके साथ में बना हुआ हूं और एंड तक बना रहूंगा, डोंट वरी, एंड तक बना रहूंगा, ठीक है। और बहुत अच्छी बात तो ये कि संभवतः, हालांकि अनाउंस नहीं करना चाहता था, लेकिन दिल भी नहीं मानता यार कि कभी कभी इच्छा होती है कि बच्चों को बता दिया जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट ईयर से 2025 से जो है बीकॉम और बीएससी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। उसमें से बीकॉम मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी और बीएससी संभवतः कोई टीचर हायर करेंगे उनके द्वारा। लेकिन हाँ, ये मत सोचिएगा कि मैं टीचरों को हायर करने का बोल रहा हूं तो यहाँ पर कोई पेड क्लासेस चालू होने वाली है, बिल्कुल नहीं होगी। इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलनी है, चलती आई है पिछले 5 सालों से, फ्री क्लासेस ही चल रही है और फ्री ही चलेगी, चाहे वो बीकॉम की हो, चाहे वो बीएससी की हो, एमएससी की हो या एमकॉम की हो, सभी क्लासेस, स्नातक क्षेत्र की कोई क्लासेस जो है, कोई सब्जेक्ट यहाँ नहीं छूटने वाला। स्नातक क्षेत्र का हर सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, नोट्स के साथ मिलेगा, बिल्कुल डिटेल क्लासेस ही मिलने वाली है, कोई शॉर्ट क्लासेस नहीं, कोई मजाक करने यहां पर नहीं आ रहा, ना मैं आया हूं ना कोई अन्य टीचर आएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। और बताइएगा मुझे और किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप चाहते हैं, उसका मॉडल पेपर भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।